अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ मीडियास्टिनम। आज का हमारा टॉपिक है डायफ्राम। अगेन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, अभी भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि 14 सितंबर 2020 ऑलरेडी ये लेक्चर कंडक्ट होना है डाउन यूनिवर्सिटी की तरफ से। इंशाल्लाह मैं ही लूँगा। तो पहले ही मैंने वीडियो बना दी है क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं है और अनफॉर्चुनेटली कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास उस वक्त काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं और स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं वाइट बोर्ड। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ वाइट बोर्ड, और जूम एप्लीकेशन इसको सपोर्ट नहीं करती। एप्लीकेशन का नाम जूम है लेकिन उस पर हम स्क्रीन जूम नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वाइट बोर्ड को उस पर जूम करके क्लास ले सकूँ लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मैं लेक्चर्स बना देता हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं तीनों कॉलेजेस के, काइंडली ये लेक्चर देख लीजिएगा 14 तारीख से पहले, तो फिर हम लेक्चर के दौरान डिस्कस कर सकें क्या क्या, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई। अदरवाइज मैं लेक्चर भी ये ले लूँगा। सो व्हाट इज़ अ डायफ्राम। कल मीडियास्टिनम पढ़ाते हुए मैंने आप लोग को बताया था दैट एंटायर दिस थिंग इज कॉल्ड ट्रंक। अगेन रिपीट कर देते हैं जिन्होंने कल का लेक्चर मिस कर दिया है। दिस इज द ट्रंक, ये नीचे लगी हुई है लेग्स, ये रहे आर्म्स, ये रही नेक और ये नेक पे रही मुंडी। ठीक है, सो दिस होल थिंग इज कॉल्ड ट्रंक। इस ट्रंक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? थोरैक्स और एब्डोमेन। अपर पार्ट इज कॉल्ड थोरैक्स, लोअर पार्ट इज कॉल्ड एब्डोमेन। और ये किससे डिवाइड हुए हैं? बीच में एक मस्कुलर लेयर है, दिस मस्कुलर लेयर इज कॉल्ड डायफ्राम, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो डायफ्राम इज नथिंग but a muscular layer separating the thorax with the abdomen. thorax के दो ही मेन कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या? लंग्स एंड द हार्ट। उसके अलावा एब्डोमेन में क्या क्या है? सारा हमारा जीआईटी सिस्टम है, रीनल सिस्टम है और द रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अभी बता दूं, एब्डोमेन का लोअर पार्ट भी हमने थोड़ा अलग किया हुआ है, विच इज कॉल्ड पेल्विस। ये आप लोग डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई एमबीबीएस का स्टूडेंट फॉलो कर रहा हो तो उसको पता होना चाहिए। खैर, this diaphragm is the main division between the thorax and the abdomen. ऊपर से कोई भी चीज नीचे नहीं आ सकती, नीचे से कोई भी चीज ऊपर नहीं जा सकती। दो या तीन इसकी ओपनिंग्स हैं जो भी हम लेक्चर में पढ़ लेते हैं। अच्छा, so what is diaphragm? Diaphragm is a muscle. अच्छा, it is a dome shaped muscle. तो suppose again जो मेरे लेक्चर्स का क्राइटेरिया, you are standing somewhere over here, तो आप ऊपर देखेंगे। अभी इस वक्त आप लोग कहाँ हैं? आप एब्डोमेन में खड़े हैं, तो आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक डोम नजर आएगा। इट इज अ डोम शेप्ड ऑर्गन। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोग यहाँ पे खड़े हैं तो आप एक सीधे फर्श पे नहीं खड़े हुए, आप एक स्लोप पे खड़े हुए, एक डोम पे खड़े हुए। तो डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड ऑर्गन हैविंग इट्स कॉन्वेक्सिटी इन द थोरैक्स एंड कॉन्केविटी इन द एब्डोमेन। ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में आ जाएंगे रिगार्डिंग डायफ्राम। और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी लिखा होगा और आपको रॉन्ग सेलेक्ट करना होगा। तो ये एक एक पॉइंट लिखे होंगे दैट इट हैज इट्स कॉन्वेक्सिटी टुवर्ड्स द थोरैक्स एंड कॉन्केविटी टुवर्ड्स द एब्डोमेन। तो ये सारी ऐसी टर्म्स हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। डाउ यूनिवर्सिटी अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछ लेती है। अच्छा, डायफ्राम का मेन फंक्शन क्या है? डायफ्राम इज द चीफ मसल ऑफ इंस्पायरेशन। जब हम इंस्पायर करते हैं, जब हम हवा अंदर लेते हैं, तो हमारा ये जो लंग्स है, ये जो थोरेसिक वॉल है, ये बाहर की तरफ मूव होती है, लेकिन ये बहुत कम बाहर निकलती है, बहुत माइन्यूटली बाहर निकलती है। जब हम तेजी से सांस लेते हैं भागते हुए, तब ये थोड़ी ज्यादा बाहर निकलती है। लेकिन डायफ्राम हर वक्त ऊपर नीचे हो रहा है। ये यही बंदा है, ठीक है, इट्स द सेम बंदा। अभी इसने बहुत अंदर सांस ले ली, ऐसे सांस अपने अंदर ले ली, तो इसका डायफ्राम कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा, थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। लेकिन जब ये सांस छोड़ेगा, सांस बाहर निकालेगा, एक्सपायर करेगा, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इंस्पायर कर रहा है। तो जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा लंग्स में आ सके, और जब हम एक्सपायर करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, तो डायफ्राम वापस ऊपर चला जाता है। सो डायफ्राम का एक ही फंक्शन है, एक मेन फंक्शन है, एक दूसरा फंक्शन भी है। एक मेन फंक्शन है, व्हाट्स दैट मेन फंक्शन? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ज्यादा से ज्यादा हवा हम अंदर ले सकें। अगर किसी को डायफ्राम का पैरालिसिस हो जाए तो उसकी ब्रीदिंग काफी हद तक इन्वॉल्व होती है। दूसरा फंक्शन डायफ्राम का ये है, जो कि इतना
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विच इज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन इज द बर्थ ऑफ द बेबी. जब आपने अक्सर वो वीडियोस में देखा होगा या पढ़ा होगा कि वुमेन आर इंस्ट्रक्टेड टू पुश द बेबी ताकि बेबी डिलीवर हो सके थ्रू विजाइना. तो जब वुमेन पुश कर रही होती है तो बेसिकली वो अपने डायफ्राम को भी नीचे कर रही होती है, एब्डोमेन पे जोर लगा रही होती है ताकि नीचे से बेबी निकल आए. ठीक है, तो डायफ्राम का दूसरा एक फंक्शन पार्चुरेशन भी है जो सिर्फ डिलीवरी के टाइम काम आता है. पार्चुरेशन इज बर्थ ऑफ द बेबी. उसके अलावा डेफिकेशन या मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन इज यूरिनेशन एंड डेफिकेशन इज द पासिंग ऑफ द फीकल मटेरियल. ठीक है, तो मिक्चुरेशन इज यूरिन पास करना, डेफिकेशन इज स्टूल पास करना, पार्चुरेशन इज बेबी पास करना. तो इन तीनों कामों में भी डायफ्राम ऊपर से जोर लगाता है तो नीचे से चीज निकल पाती है. मेन फंक्शन इंस्पायरेशन है, लेकिन ये तीन लीस्ट कॉमन फंक्शन भी हैं. डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड ऑर्गन जो कि इन दो को डिवाइड करता है. अब कुछ भी नहीं पढ़ना, मेन फंक्शंस आपने डायफ्राम के पढ़ेंगे. ये एक बात इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक एमसीक्यू आ जाएगा, उसके नीचे 5 ऑप्शंस लिखे होंगे, तो आपको पता तो होना चाहिए कि वो 5 ऑप्शंस क्या हैं. उस वक्त आ जाए पार्चुरेशन या डेफिकेशन, आप लोग डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादा डिटेल तो वैसे भी नहीं पढ़नी, तो ये डायफ्राम के फंक्शंस बताऊँ कि डायफ्राम क्या क्या काम करता है. डायफ्राम आपने पढ़ लिया, डोम शेप्ड ऑर्गन है, इट्स अ मसल. अच्छा, हम दो व्यूज पढ़ेंगे डायफ्राम के. एक हम डायफ्राम को ऊपर से देखेंगे और एक हम डायफ्राम को नीचे से देखेंगे. नीचे से देख रहे होंगे डायफ्राम को तो हम एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होंगे, और डायफ्राम को जब हम ऊपर से देख रहे होंगे तो फिर तब हम थोरैक्स में मौजूद होंगे. As it is a muscle, so it must be having some insertion and origin. डायफ्राम की जो ओरिजिन होती है और उसके अलावा डायफ्राम की इंसर्शन होती है. आप रख देंगे फिर आगे रख दूंगा. डायफ्राम की 3 ओरिजिन्स हैं. क्या क्या? एक तो स्टर्नल ओरिजिन है, दूसरी ओरिजिन है कोस्टल, और तीसरी ओरिजिन है लंबर. यानी ये मसल है इन 3 जगहों से निकला हुआ है. ये अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये रिब केज है, तो आखिरी की 6 रिब्स 1 2 3 4 5 6 यहां से इनकी इंटरनल साइड से डायफ्राम ओरिजिन कर रहा है. उसके अलावा ये ज़ीफी स्टर्नम से भी ओरिजिन कर रहा है. उसके अलावा ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन 3 लंबर वर्टिब्रा से भी ओरिजिनेट कर रहा है. अगर हम ऊपर से देखें, सपोज एक स्लाइस काटी, दूसरी स्लाइस काटी, तीसरी स्लाइस काटी, आप इस वक्त डायफ्राम के ऊपर खड़े हैं. आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? डायफ्राम के ऊपर खड़े हैं. तो इसकी 3 ओरिजिन्स होंगी. थोड़ा इस तरह का एब्डोमेन होगा, ये एंटीरियर साइड है, आई होप समझ आ रहा होगा, ये पोस्टीरियर साइड है. तो आगे से ये इस जगह से ये किस पे अटैच है? ज़ीफी स्टर्नम पे अटैच है. ये इसकी कोस्टल, ये इसकी स्टर्नल ओरिजिन हो गई. साइड्स पे क्या होती हैं? साइड्स पे रिब्स होती हैं. तो ये साइड्स पे किससे अटैच है? रिब्स पे अटैच है. और पीछे क्या होती है? लंबर वर्टिब्रा होती है. तो ये लंबर वर्टिब्रा से अटैच है. ये वाली जगह आप लोग देख रहे हैं. तो डायफ्राम यहाँ बीच में मौजूद है, तो ये लोअर 6 रिब्स से अटैच है साइड्स पे. आगे ये ज़ीफी स्टर्नम से अटैच्ड है, और ये पीछे लंबर वर्टिब्रा पे अटैच्ड है. अगर मैं आपको इसका साइड व्यू बना के दिखाऊं, दिस वाज द सुपीरियर व्यू. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई मॉडल नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी एटलस में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. This is the body of the sternum, this is the Xiiphi sternum, and this is the manubriae sternum. This is the first T1, and then we have T12. What is T12? T12 is 12th thoracic vertebra. T12, and then we have L1, first lumbar vertebra. तो डायफ्राम की जो शेप होती है, it's somehow like this. मैंने आपको बताया था ना, डोम शेप्ड होता है. तो आगे स्टर्नम थोड़ी ऊंची है, L1 थोड़ा नीचे है, तो इट्स मोर और लेस लाइक दिस. आगे से ऊपर होगा, पीछे से थोड़ा नीचे होगा. आगे से किससे अटैच्ड है? ये एंटीरियरली किससे अटैच्ड है? ज़ीफी स्टर्नम से.
यहाँ साइड पे क्या होगी, रिब होगी, तो साइड्स पे किस पे अटैच है, लोअर 6 रिब से, और ये पीछे किससे अटैच्ड है, L1, L2 एंड L3, 3 लंबर वर्टिब्रा से ये अटैच्ड हुआ है। आई होप आपको इसकी ओरिजिन समझ आ गई होगी कि ये कहां से निकल रहा है। डायफ्राम के बीच में एक टेंडन होता है विच इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। तो क्या हो रहा होता है, कुछ मसल फाइबर यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ मसल फाइबर आगे से निकल रहे हैं, कुछ पीछे से निकल रहे हैं, और कुछ साइड से रिब्स से निकल रहे हैं, और वो बीच में डायफ्राम से जाके अटैच हो रहे हैं। अगर ये मैं डायफ्राम का सुपीरियर व्यू दिखाऊं तो कुछ मसल फाइबर ये पीछे से निकल रहे हैं, कहां से, लंबर वर्टिब्रा से, कुछ मसल फाइबर साइड से निकल रहे हैं, साइड से यानी रिब्स से, और कुछ मसल फाइबर्स आगे से निकल रहे हैं, आगे से यानी यहाँ ज़ीफी स्टर्नम से, और बीच में एक टेंडन होता है विच इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। यहाँ पे ये जाके इंसर्ट हो रहे होते हैं। तो डायफ्राम की ओरिजिन क्या है, डायफ्राम की 3 ओरिजिन्स हैं, क्या क्या, ज़ीफी स्टर्नम, द कोस्टल रिब्स, कोस्टल यानी इटसेल्फ रिब्स, द रिब्स एंड द फर्स्ट 3 लंबर वर्टिब्रा। इन 3 जगहों से मसल फाइबर्स निकल रहे हैं, और इसके इंसर्शन क्या है, बीच में एक सेंट्रल टेंडन है, वहां पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं। आप अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई मॉडल नहीं है, आप एटलस में देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आई होप डायग्राम से भी डायफ्राम समझ आ रहा होगा, मुंह से डायग्राम की जगह डायफ्राम निकल गया। ओरिजिन और इंसर्शन समझ आ गई, 3 ओरिजिन्स हैं, एक ही इंसर्शन है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, डायफ्राम की लोकेशन पढ़ ली, डायफ्राम की ओरिजिन और इंसर्शन पढ़ ली, उसके अलावा डायफ्राम के हमने मेन फंक्शंस पढ़ लिए। अच्छा, अगेन मैं साइड व्यू वाली डायग्राम बना रहा हूं। दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टर्नम, दिस इज ज़ीफी स्टर्नम एंड दिस इज द मैन्यूब्रम स्टर्नम। यहाँ पे क्या होगी, T1 वर्टिब्रा होगी, मैन्यूब्रम और बॉडी के लेवल पे T4 वर्टिब्रा होगी। जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड किया उनको पता है कि इसके लेवल पे T4 वर्टिब्रा क्यों होगी। इधर T1 और इधर हम आ गए तो इधर हो गई T12, बीच में T5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे क्या होगी, L1, यहाँ पे होगी L2, यहाँ पे होगी L3। डायफ्राम कैसे होगा, मोर और लेस लाइक दिस, इस तरीके से होगा डायफ्राम। डायफ्राम पे 3 मेजर ओपनिंग्स होती हैं ताकि कुछ स्ट्रक्चर्स ऊपर से नीचे और कुछ स्ट्रक्चर्स नीचे से ऊपर जा सकें। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पास हो रहे होते हैं, इतनी डिटेल में एज अ डेंटिस्ट्री स्टूडेंट जाने की जरूरत नहीं है। 3 मेजर ओपनिंग्स हैं, उन 3 मेजर ओपनिंग्स के नाम और वो 3 मेजर स्ट्रक्चर्स पढ़ लें। उन 3 के साथ 1-2 और स्ट्रक्चर्स भी पास हो रहे हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो भले वो वाली ओपनिंग्स भी पढ़ सकता है बुक से। ये T12 का लेवल है, सही है। यहाँ पे क्या होगी, T10 होगी, यहाँ पे क्या होगी, T8 होगी। एट द लेवल ऑफ T8, somewhere over here there's one opening, then at the level of T10 there is another opening, and at the level of T12 there is another opening। 3 मेजर ओपनिंग्स हैं डायफ्राम में, कौन कौन सी, the first one is at the level of T8, the second one at the level of T10 and the third one is at the level of T12। इसका एक बड़ा अच्छा सा निमोनिक भी याद करवाते हैं। पहली ओपनिंग से क्या पास होता है, वेना कावा, और वेना कावा का क्या काम है, इंफीरियर वेना कावा नीचे से सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट के पास जा रहा है। T10 से क्या पास होता है, इसोफेगस, इसोफेगस नीचे आता है और इधर स्टमक होती है तो स्टमक में फूड सप्लाई करता है। और T12 के लेवल पे एक तीसरी ओपनिंग है विच इज कॉल्ड एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा का क्या काम है, हार्ट से नया फ्रेश हुआ हुआ पंप नीचे लेकर आता है, ब्लड लेकर आता है। वेना कावा इज एट द लेवल ऑफ T8। T8 के लेवल पे क्या है, VENA CAVA, वेना कावा। T10 के लेवल पे क्या है, इसोफेगस, OESOPHAGUS। और T12 के लेवल पे क्या है, ABDOMINALAORT, एब्डोमिनल एओर्टा। इसको याद कैसे करेंगे, वेना कावा में कितने अल्फाबेट्स हैं, 8 अल्फाबेट्स हैं, और वेना कावा की ओपनिंग किस लेवल पे है, 8th लेवल पे। इसोफेगस में कितने अल्फाबेट्स हैं, 10 अल्फाबेट्स हैं।
ईसोफेगस की ओपनिंग कौन से लेवल पे है? T10 लेवल पे। एब्डोमिनल एओर्टा एक बहुत बड़ी स्पेलिंग है, इसीलिए ये T12 के लेवल पे। इसको याद करने का तरीका ये है। 3 मेजर ओपनिंग्स हैं। अच्छा, इनके साथ साथ छोटी मोटी वेसल्स या नर्व्स वगैरह भी पास होती हैं, वो बहुत माइन्यूट होती हैं, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बुक्स में लिखा हुआ है, चाहे तो पढ़ लें। इन 3 के अलावा एक आध कहीं पे कोई छोटी मोटी ओपनिंग है थोरेसिक आर्टरी के लिए या स्प्लेक्निक नर्व के लिए, वो भी माइन्यूट है, याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे डेंटिस्ट्री स्टूडेंट्स के 3 ओपनिंग्स पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड वेना कावल ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड ईसोफेजियल ओपनिंग एंड दिस इज कॉल्ड एओर्टिक ओपनिंग। डायफ्राम के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है हाइटस, तो दिस इज वेना कावल हाइटस, दिस इज ईसोफेजियल हाइटस HIATUS एंड दिस इज एओर्टिक हाइटस। क्लिनिकल्स में अगर मैं आपको बता दूं, एक चीज होती है हाइटल हर्निया, HIATAL हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में क्या होता है, किसी भी वजह से वेना कावा रप्चर हो जाता है और कोई भी एब्डोमिनल कंटेंट ऊपर थोरैक्स में चला जाता है। आप लोग के लेवल की चीज नहीं है, पता होना चाहिए व्हाट इज हाइटल हर्निया। ओपनिंग समझ आ गई डायफ्राम की, 3 ओपनिंग्स हैं, ये निमोनिक है, याद रखने का। चाहे तो लेक्चर में हम डिस्कस भी कर सकते हैं दोबारा, अदरवाइज आप लोग मुझे मैसेज तो कर ही देते हैं, कोई चीज समझ नहीं आई हो तो जिसको ये समझ नहीं आई हो वो मैसेज भी कर सकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, डायफ्राम के फंक्शंस पढ़ लिए, डायफ्राम की हमने ओरिजिन इंसर्शन पढ़ ली और डायफ्राम की हमने ओपनिंग्स पढ़ ली। अच्छा जी, डायफ्राम की बैक साइड पे जहाँ पे लंबर वर्टिब्रा होती है वहाँ पे 3 तरह के लिगामेंट्स होते हैं, उन लिगामेंट्स की थोड़ी डिटेल हम पढ़ लेते हैं क्योंकि वो भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। What is a ligament? Ligament is any structure which connect muscle to the bone. This is L1 vertebra, this is L2 vertebra, and this is L3 vertebra, and this is L4 vertebra. मैंने आपको बताया था डायफ्राम इन वर्टिब्रास पे अटैच होता है, ठीक है, इन पे लिगामेंट लगा होता है, दिस इज कॉल्ड, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, और राइट साइड पे ये सिर्फ 3 वर्टिब्रास पे लगा होता है, दिस इज कॉल्ड राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम। दिस क्रस्ट इज नथिंग बट अ लिगामेंट। इस लिगामेंट की वजह से ये डायफ्राम इन वर्टिब्रा से अटैच है। आप लोगों ने ये तो पढ़ा है ना कि मसल कभी भी बोन से डायरेक्ट अटैच नहीं होता, कोई ना कोई लिगामेंट होता है। तो दिस लिगामेंट इज कॉल्ड राइट क्रस्ट ऑफ लिगामेंट एंड दिस लिगामेंट इज कॉल्ड, दिस वन इज कॉल्ड लेफ्ट, दिस वन इज कॉल्ड राइट। राइट L3 तक होता है लेकिन लेफ्ट जो होता है उसके फ्यू फाइबर्स आर कमिंग अप टिल L4। अच्छा, ये दोनों क्रस्ट यहाँ बीच पे L12 के लेवल पे एक और लिगामेंट बना देते हैं which is called medial ligament of diaphragm, ठीक है, which is called medial ligament of diaphragm। ये दोनों इसके कुछ फाइबर्स यहाँ बीच में अटैच होके एक मीडियल लिगामेंट भी बना देते हैं। सबसे पीछे कौन सी ओपनिंग होती है डायफ्राम की? एओर्टिक ओपनिंग होती है। तो ये एक रिंग बन जाती है और इसके अंदर से क्या निकल रहा होता है? एओर्टा निकल रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज मीडियल लिगामेंट ऑफ डायफ्राम। अच्छा, दो लिगामेंट्स और होते हैं। आई गेस आज भी कॉलेज बंद हो गया और मैं ऑफ आवर्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साइड पे लंबर वर्टिब्रा के साइड पे, ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, 2 मसल्स लगे होते हैं। इधर एक मसल लगा होता है श्वास, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और इधर एक लगा होता है क्वाड्रेटस लंबोरम। इन 2 मसल्स का फेशिया भी यहाँ पे एक लिगामेंट बना देता है डायफ्राम के साथ। तो ये श्वास मसल है और ये क्वाड्रेटस लंबोरस मसल है, ठीक है। इसका जो लिगामेंट डायफ्राम से अटैच होता है, यहाँ पे डायफ्राम लगा हुआ है ना ऊपर, ठीक है। इसका ये वाला जो लिगामेंट है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड मीडियन लिगामेंट ऑफ डायफ्राम एंड दिस वन इज कॉल्ड लेटरल लिगामेंट ऑफ डायफ्राम, ठीक है। तो इस तरफ भी ये 2 एक्स्ट्रा लिगामेंट्स हैं, मीडियन और लेटरल, ये 2 वाले इस तरफ भी होंगे, जबकि मीडियल जो है ये बीच में ही एक है, ठीक है। और ये वाले क्या है जो लंबर वर्टिब्रा की बॉडी से अटैच्ड हैं, दीज आर कॉल्ड क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम।
सो दिस वाज द मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस वाले मीडियन और इस वाले मीडियन में। काइंडली आप लोग बुक से एग्जैक्टली देख लीजिएगा कि ये मीडियन है या ये मीडियन है। अभी कॉलेज भी बंद हो गए हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी इस वक्त इंटरनेट या बुक की रिसोर्स भी मौजूद नहीं है। काइंडली ये चेक कर लीजिएगा। तो हमने क्या पढ़ लिया, फंक्शंस ऑफ द डायफ्राम, मसल्स ऑफ द डायफ्राम, ओरिजिन, इंसर्शन और उसके लिगामेंट्स। छोटी सी चीज रह गई है नर्व सप्लाई और वेसल्स। वेसल्स क्या है जी, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के बीच में मैंने आपको बताया था एक सेंट्रल टेंडन होता है। सेंट्रल टेंडन की कुछ इस तरह की शेप होती है, ठीक है, 3 उसकी नोकें निकली हुई होती हैं। सेंट्रल टेंडन के ऊपर हार्ट रखा हुआ होता है विच इज अटैच विद द पेरिकार्डियम। कौन कौन सी 2 मेजर वेसल्स गुजर रही होती हैं, कौन कौन सी, एक तो आर्टरी गुजर रही होती है एओर्टा और एक वेन गुजर रही होती है वेना कावा। पीछे से एओर्टा है, आगे वेना कावा है। वेना कावा से कुछ वेसल्स निकलती हैं, सुपीरियर सरफेस पे निकलेगी तो वो क्या कहलाएगी, सुपीरियर फ्रेनिक वेन। और यहां से क्या निकलेगी, एओर्टा से क्या निकलेगी, सुपीरियर फ्रेनिक artery. Superior phrenic artery supplies the superior surface of diaphragm, whereas superior phrenic veins receive the deoxygenated blood from the superior surface of the diaphragm. इस तरीके से डायफ्राम की जो इंफीरियर सरफेस है वहां पे क्या होगी, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी और इंफीरियर फ्रेनिक वेन, वो इंफीरियर सरफेस को सप्लाई और ड्रेन कर रही होगी। उसके अलावा डायफ्राम की पेरिफेरीज पे क्योंकि रिब्स होती हैं और रिब्स की वेसल्स क्या कहलाती हैं, इंटरकोस्टल वेसल्स। तो रिब्स की डायफ्राम की पेरिफेरीज पे क्योंकि रिब्स होती हैं साइड्स पे, तो साइड से थोड़ी थोड़ी ब्लड सप्लाई इंटरकोस्टल वेसल्स भी कर रही होती हैं, यानी इंटरकोस्टल आर्टरी कुछ ब्लड सप्लाई कर रही होगी और इंटरकोस्टल वेन्स कुछ ब्लड वापस लेके जा रही होगी, और सेंट्रल पार्ट को फ्रेनिक वेन और फ्रेनिक आर्टरी सप्लाई और डिमांड कर रही होगी। इसी तरीके से डायफ्राम की जो नर्व सप्लाई है वो है फ्रेनिक नर्व। अगर आप लोगों ने डायफ्राम की एम्ब्रियो पढ़ी है तो शायद आप लोगों को पता हो, डायफ्राम डेवलप्स इन द नेक, डायफ्राम डेवलप्स एट द लेवल ऑफ cervical vertebra C5, C6 and C7. Exact level I don't remember at the time, but diaphragm develops in the neck region. और जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है diaphragm descends and it comes at the level of the 6th coastal cartilage या फिर at the level of T12 vertebra. So हम सबका डायफ्राम डेवलप कहाँ होता है, नेक में डेवलप होता है, लेकिन ड्यूरिंग द 9 months ऑफ प्रेगनेंसी वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाता है। कोई भी ऑर्गन जहाँ पे डेवलप होती है, एम्ब्रियोलॉजिकल रूल है, वो अपनी नर्व सप्लाई अपने साथ लेके जाती है। कोई भी ऑर्गन जब मूव ऑन करती है तो वो नई जगह पे अपनी आर्टीरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज छोड़ देती है, लेकिन जो अपनी नर्व सप्लाई होती है वो अपने साथ लेके जाती है। दैट इज व्हाई डायफ्राम हैज द नर्व सप्लाई फ्रॉम द सर्वाइकल वर्टिब्रा। अगर मैं एक रफ सी डायग्राम ड्रॉ करूं, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर आई गेस 22 मिनट्स का हो गया है। दिस इज द ट्रंक और यहाँ पे डायफ्राम है, दिस इज द नेक एंड दिस इज द स्कल। मैंने आप लोगों को क्या बताया, डायफ्राम कहाँ ओरिजिनेट हो रहा है, नेक में ओरिजिनेट हो रहा है। तो नेक से एक नर्व आती है विच इज कॉल्ड फ्रेनिक नर्व, दिस सप्लाइज द राइट साइड ऑफ द डायफ्राम and this would supply the left side of the diaphragm. So diaphragm is supplied by the phrenic nerves which originate from the cervical vertebra. ये एक important question है, पता होना चाहिए। बुक्स में चाहो तो डिटेल पढ़ लो, डेंटिस्ट्री में फिर भी नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि डायफ्राम जब इतना नीचे है, वीडियो में नजर भी नहीं आ रहा इतना नीचे है, तो उसकी सप्लाई नेक से क्यों आ रही है, क्योंकि डायफ्राम डेवलप नेक में हुआ है। आई होप दिस इज इनफ। हमने सब कुछ जो भी है डिस्कस कर लिया, बुक से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं कोई चीज़ स्किप कर गया हूँ तो हम लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।